इशिका के डैड चले जाते हैं। इशिका पीछे मुड़ती है तो निखिल उसके जस्ट पीछे ही खड़ा था। इशिका डर जाती है। निखिल के होंठों के कोने थोड़े से ऊपर उठते हैं और वो कहता है, मिस इशिका, आपके डैड जा चुके हैं। इशिका कहती है, हाँ मैं देख सकती हूँ। निखिल के होंठ फिर थोड़ा ऊपर उठते हैं, पर अगले ही पल वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इशिका की नज़र उसके होंठों पर जाती है। बिल्कुल परफेक्ट पतले गुलाबी होंठ थे उसके। इशिका के मन में ख्याल आता है, इसके लिप्स कितने अट्रैक्टिव हैं, ये किस करने में कैसे होंगे। इशिका अपने ख्यालों को झटकती हुई और खुद को डांटती हुई कहती है, इसी व्हाट द हेल, ये तू क्या सोच रही है, इसे इस तरह से घूरना बंद कर। निखिल कहता है, काम शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। इशिका खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ पर मेरी बॉस अभी आई नहीं है। निखिल कहता है, मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, आई एम द बॉस। इशिका कहती है, मुझे किसी के सामने स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही स्मार्ट हूँ। और आप मेरे मामले से दूर रहिए, मैं भी आपके मामले से दूर रहूँगी। हैव ए नाइस डे मिस्टर ओबराय। निखिल को इशिका पर बहुत तेज गुस्सा आता है। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं और वो अपनी जलती हुई आंखों से उसको घूरता है। अगर कोई और लड़की इस समय होती तो निखिल के सामने डर से कांप जाती, पर ये इशिका थी। उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। वह निखिल की बगल से निकलने की कोशिश करती है, पर निखिल उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देता है और फिर झुककर उसके कान के पास आता है। इशिका निखिल के फ्रेश परफ्यूम और उसकी गर्म सांसें अपने गले पर फील कर सकती थी। निखिल गुस्से से कहता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने इस एटीट्यूड के साथ तुम ज़्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाओगी। जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा और तुम अपने घर में बैठकर अपने नेल को पॉलिश करने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाओगी। इशिका भी गुस्से से कहती है, मैं यहाँ एक इंटर्न के तौर पर काम कर रही हूँ, पर यह मत भूलिए कि ये मेरे डैड का प्रोजेक्ट भी है, वो पार्टनर है इसमें। मुझे निकालना इतना आसान नहीं होगा और मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। निखिल कहता है, देखते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इशिका उसको घूरती रह जाती है। इशिका की नज़र रीटा पर जाती हैं, जो अपनी जलती हुई आंखों से उसे ही घूर रही थी। निखिल की असिस्टेंट तासा उसे ऑफिस दिखाती है। कुछ देर बाद इशिका अपने ऑफिस में बैठी राहत की सांस लेती है। तभी तासा उसके केबिन के बाहर नॉक करती है और कहती है, मिस इशिका, स्वरा मल्होत्रा यहाँ आ चुकी हैं और वे आपसे मिलना चाहती हैं। इशिका ओके कहकर तासा के साथ स्वरा मल्होत्रा के केबिन में चली जाती है। स्वरा के केबिन में स्वरा कहती है, हेलो इशिका, प्लीज हैव ए सीट। तासा केबिन का डोर बंद करके चली जाती है। इशिका स्वरा के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। उसके सामने इस समय इंडिया की टॉप फेमस इंटीरियर डिजाइनर बैठी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, हालांकि उनकी उम्र 45 साल की थी। इशिका थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। वह उनको ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैम। सरा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मेरी तुम्हारे डैड से बात हुई थी और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हें इंटर्न के रूप में हायर करना मेरा डिसीजन था, तो तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम यहाँ तुम्हारे डैड की वजह से हो। मैंने तुम्हें हायर किया है क्योंकि तुम इस जॉब के लिए एलिजिबल हो और इसलिए तुम यहाँ हो। इशिका उनकी बात पर हैरान थी, पर अब वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। इशिका कहती है, थैंक यू मैम। स्वरा कहती है, वेल लेट्स स्टार्ट विद ए सिंपल टास्क। इस बुक में होटल के सभी रूम के स्केचेस हैं। स्वरा डेस्क पर रखी एक बुक की ओर इशारा करते हुए कहती है, इस होटल में 300 रूम है। यह होटल 3 तरह के लोगों के लिए बनाया जाएगा। पहले से लेकर तीसरे फ्लोर तक फ्रेंड्स वाले क्लाइंट्स के लिए होंगे, चौथे से छठवें प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए होंगे और सबसे ऊपर 7वें से 9वें फ्लोर पर वीआईपी गेस्ट होंगे और उसके ऊपर रूफटॉप होगा। इसी का एक नज़र उन स्केचेस पर डालती है। वह देखती है कि उसके साइड में कुछ उनके नोट्स भी लिखे हुए थे। स्वरा कहती है, तुम पहले कुछ वीआईपी फ्लोर्स को एक बार विजिट कर लो, फिर अपने आइडिया बताना। सोचो कि किन तरीके से हम अपने गेस्ट को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, फिर तुम अपने आइडिया सबके साथ शेयर करोगी। इशिका थोड़ी देर बाद स्वरा के ऑफिस से बाहर आती है और एलिवेटर लेकर 9th फ्लोर पर चली जाती है। जब वह कॉरिडोर में पहुंचती है तो सबसे कॉर्नर वाले रूम को चूज करती है और उसके अंदर चली जाती है। वह रूम बहुत ही वेल मेंटेन्ड था। सारी चीज़ें सलीके से लगाई गई थी और उसमें ब्लैक, ग्रे और वाइट रंगों का प्रयोग किया गया था। उसके कार्टन से लेकर बेडशीट तक ब्लैक एंड वाइट ही थे।
इशिका चारों ओर देखती है और कहती है, ऐसा लगता है यहाँ कोई रह रहा है, लेकिन यहाँ कौन रह सकता है? अभी तो ये होटल गेस्ट के लिए खोला ही नहीं गया है। इससे पहले कि कोई आ जाए, मैं यहाँ से जल्द निकल जाती हूँ। पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, वो नहीं खुलता है। इशिका दरवाजे पर मारते हुए कहती है, सेठ, अब इसे क्या हुआ? लगता है कि दरवाज़ा जाम हो गया है। वो आवाज़ लगाती है, कोई है? प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई दरवाज़ा खोलो। इतना बोलते हुए वह अपना हाथ दरवाजे पर मारती है और फिर थोड़ी देर वेट करती है कि शायद कोई दरवाज़ा खोल दे। थोड़ी देर बाद भी जब वहाँ कोई नहीं आता है तो वो फिर से दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई है? पर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। इशिका कहती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? वह बालकनी की ओर चली जाती है ताकि वहां से किसी की हेल्प ले सके, लेकिन सामने बड़े से पूल साइड गार्डन के नज़ारे को देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। यह जगह वो पहले नहीं देख पाई थी। वो देखती है कि वहां कुछ आदमी खड़े थे जो कि वेल ड्रेस्ड थे। वो सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी का चिल्लाती है, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। इसी का सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर थी, ऐसे में उसकी आवाज़ नीचे तक कैसे पहुंच सकती थी? किसी भी आदमी ने उसकी ओर पलटकर नहीं देखा। उन लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। इसी का डिसाइड करती है कि वह एक नोट लिखकर हेल्प मांगेगी। वो अंदर जाती है और नोटपैड कमरे से उठाती है। एक कुशन पर हेल्प लिखकर बालकनी की ओर जाती है तो देखती है कि सारे लोग वहां से जा चुके थे। केवल एक इंसान बचा था। वो कुशन को नीचे फेंकती है और भगवान से प्रे करती है कि वो उसके पास ही गिरे, ताकि वो आदमी मदद के लिए आ सके। नोट सीधा उस आदमी के सिर पर जाकर गिरता है। वो ऊपर देखता है और इसी का उस इंसान को देखकर शौक से एक कदम पीछे हो जाती है और खुद से ही कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? फिर से निखिल ओबराय। इससे पहले कि वो खड़ूस यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं उससे दोबारा नहीं बहस करना चाहती। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ते की तलाश करने लगती है, पर वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था और वो बंद था। वो उसके खुलने का इंतजार कर रही थी। तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे उसके सीने से बाहर ही आ जाएगा। अचानक से दरवाजा खुलता है और निखिल अपने हाथों में वही कुशन लिए अंदर आता है। वो काफी गुस्से में था। इससे पहले कि इशिका को समझ पाती, निखिल उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की डोर से चिपकाकर खड़ा कर देता है और उसके बेहद करीब उसके सामने अपना चेहरा लाते हुए गुस्से से कहता है, व्हाट द हिल आर यू डूइंग हियर? पिछली बार तुम्हें वार्न किया था ना, मेरे कमरे से दूर रहना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? इशिका अकलाते हुए कहती है, वो मैं यहाँ रूम के सर्वे के लिए आई थी। सरा मैम ने कहा था। निखिल कहता है, तुम अंदर कैसे आई? इशिका कहती है, वो दरवाज़ा लॉक नहीं था। निखिल गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, इस रूम से जितना हो सके दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इशिका से आज से पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, और जब से वो यहाँ आई थी, ये इंसान उसके साथ बहुत रूड था। निखिल ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। इशिका की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो निखिल पर भड़कते हुए कहती है, आप खुद को समझते क्या हो? जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात कर रहे हो। आज मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ रूम में फंस गई। मैं यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो इसमें मैं क्या करूँ? मुझ पर मत चिल्लाओ। ये सारी शिकायतें करते हुए इशिका इतनी क्यूट लग रही थी कि निखिल बस उसे देखता ही रह जाता है। इशिका अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगती है, पर निखिल इसकी कलाई वापस से पकड़कर कमरे में खींच लेता है। इशिका कहती है, छोड़िए मेरा हाथ। निखिल कहता है, स्टॉप। इशिका इस बार गुस्से से कहती है, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। निखिल उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आकर वापस से गायब हो जाती है और वो खुद को शांत करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इशिका अपना हाथ झटक कर दूर कर लेती है और कहती है, मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए। निखिल कहता है, तुमने मेरे रूम की किसी भी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया ना? इशिका कहती है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छुआ, मैं बस यहाँ फंस गई थी। निखिल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है,
अपने जॉब के पहले दिन रूम में कौन लॉक होता है? आई थिंक इस जॉब को हैंडल करने के लिए बहुत छोटी हो। तुम्हें अभी स्कूल जाना चाहिए। इशिका को कोई छोटा कहे, इस बात से उसे बहुत चिढ़ थी। वह गुस्से वाली शक्ल बनाकर कहती है, वो एक एक्सीडेंट था। आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? और हाँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। क्या मैं आपको स्कूल गोइंग टीनेज गर्ल लगती हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। आपको अपनी आंखों का इलाज करने की ज़रूरत है। निखिल एकदम इशिका की ओर बढ़ता है और उसके करीब आकर कहता है, क्या तुम बार बार मेरे काम में टांग अड़ाए बगैर चुपचाप अपना काम नहीं कर सकती? इशिका कहती है, मैं वही कर रही हूँ, अपना काम। रूम सर्वे मेरा काम है। निखिल कहता है, लग तो नहीं रहा। वैसे यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस हैं। इशिका चिढ़ते हुए कहती है, मैंने आपकी कोई भी फाइल्स को हाथ नहीं लगाया है। निखिल कहता है, रिलैक्स, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। क्या तुमने यहाँ आसपास किसी को देखा था? इशिका कहती है, नहीं, जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ कोई नहीं था। निखिल अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। इशिका भी अपने केबिन में चली जाती है और अंदर जाकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। वो बहुत थक गई थी। तभी उसे राहुल का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है और एक लो वॉइस में हेलो कहती है। राहुल कहता है, हे बडी, क्या हुआ? तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? आर यू ओके? इशिका कहती है, हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। आज का मेरा पहला दिन था, बट लोगों ने मुझे जानबूझकर परेशान किया। पता नहीं आगे क्या होगा। राहुल कहता है, वेल, मुझे लगता है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी सही रिस्पेक्ट मिल जाएगी। अभी नया नया जॉब है, वे लोग तुम्हें नहीं जानते, इसलिए परेशान कर रहे हैं। पर रिलैक्स, टाइम के साथ सब अच्छा हो जाएगा। इशिका कहती है, थैंक यू यार, तुमसे बात करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। राहुल कहता है, एनी टाइम डियर, पर अब मुझे जाना होगा। मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लूँ तू ठीक तो है। इशिका मुस्कुराती है और कॉल कट कर देती है। उसके चेहरे पर अब सुकून था। तभी उसकी केबिन का डोर खुलता है और रीता अंदर आती है और कहती है, मिस इशिका, आई हैव वर्क फॉर यू। फिर वो ताशा को, जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी, टेबल पर फाइल्स रखने का इशारा करती है। ताशा जल्दी से फाइल्स रखकर वहाँ से चली जाती है। इशिका कहती है, क्या है ये सब? रीता कहती है, ये कुछ वर्क है जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं। इशिका कहती है, मैं पहले ही स्वरा मैम से मिल चुकी हूँ और उन्होंने मुझे मेरा टास्क दे दिया है। रीता कहती है, स्वरा मैम के सिर में दर्द है तो मैंने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। तुम यहाँ इंटर्न हो और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे रिपोर्ट करो। जो चीज़ें हम ऑर्डर करनी है, सभी चीज़ें जो इस फाइल में हैं, थोड़ी देर में मैं उनकी पूरी रिपोर्ट चाहती हूँ। इशिका कहती है, मेरे पास पहले ही काम है। अगर स्वरा मैम मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए कहेंगी तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरी बॉस तुम नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। रीता कहती है, मैंने कहा ना, उनके हेडेक है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इशिका कहती है, मैं वो कोई काम नहीं करूँगी जो तुम कहोगी, सो प्लीज़ लीव। रीता कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी औकात से ज़्यादा बात कर रही हो? मैं ये बेइज्जती भूलूंगी नहीं, बहुत पछताओगी तुम। मैं तुम्हें देख लूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। इशिका कहती है, ओ गॉड, एक ये है और दूसरा वो खड़ूस। ऐसा लगता है दोनों मिलकर मुझे एक ही दिन में पागल बना देंगे। फिर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और स्वरा मैम के द्वारा दिया हुआ काम करने लगती है। दोपहर के समय उसे भूख का एहसास होता है। उसे आजकल कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगी थी, जबकि वो बहुत खाती थी। आखिर उसका सारा खाना जाता कहाँ था, उसे समझ में नहीं आता था। तभी उसके केबिन का डोर खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। उसके हाथ में एक पेपर बैग था। ऋषिका खाने की खुशबू स्मेल कर पा रही थी। लड़का उस पेपर बैग को टेबल पर रखता है। ऋषिका पेपर बैग के अंदर देखती है तो उसमें उसकी फेवरेट ड्रिंक और सैंडविच थी। वो उस लड़के की ओर देखते हुए कहती है, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया। लड़का कहता है, यस मैम, ये आपने ऑर्डर नहीं किया है, इसे ताशा ने आपके लिए ऑर्डर किया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इशिका सोचती है, ताशा को कैसे पता चला उसके फेवरेट ड्रिंक और फूड के बारे में। लंच करने के बाद इशिका ताशा के पास जाती है और कहती है, ताशा, थैंक यू फॉर द लंच। ताशा कंफ्यूज लग रही थी। इशिका कहती है, वैसे तुम्हें मेरे फेवरेट ड्रिंक के बारे में कैसे पता चला?
तासा हंसने लगती है और कहती है, अच्छा वो मैंने नहीं, निखिल सर ने तुम्हारे लिए ऑर्डर करने के लिए कहा था। इसी का यह सुनकर शॉक्ड रह जाती है और उसके मुंह से निकलता है, क्या मिस्टर ओब्राय ने? तासा कहती है, हाँ निखिल सर ने किया था। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इशिका खुद से ही कहती है, क्या है ये इंसान, पहले तो वो मुझे गुस्सा दिलाता है और फिर मेरी चिंता करते हुए मेरे लिए लंच भी ऑर्डर करता है। ओह गॉड, ये आदमी सच में मेरे लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। इसके बाद इशिका दूसरे रूम के सर्वे के लिए चली जाती है और वो बहुत से नए नए आइडियाज़ नोट डाउन करती है। इसी में कब रात के 9:30 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। ताशा के आने से उसको टाइम का पता लगता है और उसे याद आता है कि वो यहाँ अपने डैड के साथ आई थी, इसलिए उसके पास उसकी कार नहीं थी। अब उसे कैब से ही जाना होगा। बाहर काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। वो अपने केबिन से बाहर आती है और पूल साइड की ओर चली जाती है जहाँ पर फ़ोन में अच्छी सिग्नल थी। वो कैब बुक करने के बारे में सोच रही थी। अपने मोबाइल में कुछ करते हुए वो आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी किसी से ज़ोर से टक्कर होती है। वो अपना हाथ सहलाते हुए सामने देखती है। ये इंसान कोई और नहीं, निखिल ही था। निखिल चिढ़ते हुए कहता है, भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, आई थिंक तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी का भी चिढ़ते हुए कहती है, आंखें तो भगवान ने आपको भी दी हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप भी तो मुझसे टकराए थे ना। निखिल कहता है, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी जुबान ज़्यादा चलती है और ये दिमाग बिल्कुल नहीं। निखिल उसके सिर पर अपने हाथ रखते हुए कहता है। इशिका उसके छूने से जल्दी से एकदम पीछे चली जाती है। वो फिर से वही सेंसेशन महसूस नहीं करना चाहती थी। निखिल उसको घूरता है और फिर अपने रूड टोन में कहता है, वैसे कहाँ जा रही हो तुम और अब तक यहाँ पर क्यों हो? इशिका गुस्से से कहती है, क्या आप कोई भी बात अच्छे से नहीं पूछ सकते बिना किसी एटीट्यूड के? निखिल अपनी मुट्ठियाँ बांध लेता है जैसे इशिका को पूल में खुद को फेंकने से कंट्रोल कर रहा हो। फिर वो थोड़ा शांत होकर कहता है, मैंने पूछा तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? सभी लोग पहले ही जा चुके हैं। इशिका कहती है, मुझे किसी ने मेरा शेड्यूल नहीं बताया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ कब तक काम करना होगा। और फिर एक बार वो अपने फ़ोन से कैब बुक करने लगती है। निखिल अपनी आवाज़ थोड़ी नरम करते हुए कहता है, आई कैन ड्रॉप यू इफ़ यू वांट। इशिका उसको आश्चर्य होकर देखती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बात सुन ली हो और फिर कहती है, नो थैंक्स, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। निखिल कहता है, सब पहले ही जा चुके हैं, तुम यहाँ अकेली हो जाओगी। कैब के यहाँ आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ये जगह सिटी से दूर है। इशिका कहती है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। निखिल झुंझलाते हुए कहता है, सच में तुम्हें तो कुछ भी समझाना ही बेकार है। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल कर देता है और कहता है, आई हैव कैंसिल्ड माई प्लान। तुम मिस इशिका को जहाँ वो जाना चाहती हैं वहाँ ड्रॉप कर दो। इशिका फिर एक बार शॉक हो जाती है। निखिल कहता है, पार्किंग लॉट में मेरा ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हें जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ छोड़ देगा। इशिका कहती है, मैं कैब से चली जाऊँगी, आपको मेरी वजह से अपने प्लान्स कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इशिका निखिल से बहस कर रही थी। निखिल को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से से कहता है, क्या तुम मेरी कोई भी बात आर्गूमेंट के बिना नहीं मान सकती? इशिका कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है पर फिर चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद निखिल का ड्राइवर उसे उसके घर के गेट के सामने छोड़ता है। वो अपने रूम में जाकर शावर लेती है और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बेड पर आंखें बंद किए लेट जाती है। सडनली उसकी आंखों के सामने निखिल की घूरती नीली आंखें आ जाती हैं। वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। इसी का अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहती है, इसी ये क्या सोच रही है तू? माना कि वो बहुत हैंडसम है पर बहुत खड़ूस है, और तो और वो साहिल का भाई है। डोंट थिंक अबाउट हिम। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। वो स्क्रीन की ओर देखती है। ये साहिल का कॉल था। उसका मन तो नहीं था, फिर भी वो फ़ोन उठा लेती है और हेलो बोलती है। साहिल कहता है, हाय किटी, कैसी हो तुम और आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा? इशिका कहती है, बहुत बुरा। आज मेरा पहला दिन था और पता है मुझे कौन मिला? तुम सुनोगे तो शौक रह जाओगे।
साहिल कहता है, अच्छा, ऐसा भी कौन मिल गया तुम्हें? इशिका कहती है, तुम्हारा वो एरोगेंट भाई, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। साहिल भी शौक होते हुए कहता है, आर यू सीरियस? तुम मेरे भाई के साथ काम कर रही हो? इशिका कहती है, हाँ, मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। वो और उसके मूड स्विंग्स, ओ गॉड, एक पल को कुछ और होता है और दूसरे पल पर ही कुछ और। साहिल कहता है, सच कहूँ तो मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, वह थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन जब तुम उन्हें जान जाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितने केयरिंग है। इशिका को फिर एक बार निखिल की आंखें याद आती हैं, जब वो उसे घर छोड़ने के लिए बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी फिक्र थी। फिर उसे लंच टाइम याद आता है। आखिर निखिल ने उसके लिए लंच क्यों ऑर्डर किया होगा? वो अपने ख्यालों को झटकते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता। एनीवे, छोड़ो तुम्हारे भाई के बारे में, अपने बारे में बताओ, क्या हो रहा है? शूटिंग लोकेशन कैसी लगी? साहिल कहता है, सब कुछ परफेक्ट रहा। मैंने एक नया अपार्टमेंट लिया है, मैं तुम्हें इसका वीडियो भेज दूंगा। ये बहुत ब्यूटीफुल है। इशिका कहती है, और तुम्हारे टीम मेंबर्स, वो कैसे हैं? साहिल कहता है, हाँ, मैं क्रू मेंबर से मिला और फीमेल लीड से भी। वे सभी बहुत अच्छे हैं। इशिका कहती है, क्या वो ब्यूटीफुल है? साहिल कहता है, कौन? इशिका थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, फीमेल लीड, तुम्हारी को एक्टर। साहिल खुश होते हुए कहता है, अच्छा वो, उसके बारे में क्या ही बोलूं, सी इज गॉर्जियस। एक पल के लिए इशिका के चेहरे पर एक उदासी की रेखा आती है, पर अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि साहिल को उसकी को एक्टर पसंद आई थी, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी लड़कियां पसंद थीं, हॉट एंड सेक्सी दिखने वाली। इशिका को पता था कि साहिल उसका कभी नहीं हो सकता, और सच कहे तो अब वो उसके साथ होना भी नहीं चाहती थी। फिर भी उसने साहिल के मन की बात जानने के लिए पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद आई? साहिल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है, ओके भाई, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। साहिल फोन कट कर देता है। इशिका सरकास्टली मुस्कुराते हुए कहती है, बातों को इग्नोर करना तो कोई तुमसे सीखे। काफी अच्छे हुनर है तुम्हारे अंदर। इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? काश कि मैं पहले ही संभल जाती तो सब कुछ ऐसे नहीं उलझता। कुछ देर तक वो फोन को ही घूरती रहती है, और कब उसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे रीता की बात याद आती है कि कैसे उसने ड्रेसिंग सेंस को लेकर उसकी बेइज्जती की थी। उसने भी सोच लिया था कि वो रीता को दिखा देगी कि वह कितनी क्लासी और ट्रेंडी दिख सकती है। इसी का जल्दी से फ्रेश होकर शावर लेकर बाथरूम के बाहर आती है। वो खुद को मिरर में देखते हुए क्यूट सा फेस बनाती है और कहती है, मिस रीता, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लासी और ब्यूटीफुल समझती हो ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्यूटीफुल होना किसको कहते हैं। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। आई प्रॉमिस, आज तो सबकी नज़रें मुझ पर ही होंगी और तुम्हारी जुबान अपने आप ही बंद हो जाएगी। फिर वह थोड़ा झुककर मिरर पर खुद को किस करती है और क्लोजेट रूम में चली जाती है। वो उसमें सबसे अच्छा ड्रेस ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र एक ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पर पड़ती है। कंधे से कटा हुआ ब्लैक कलर का टॉप और नीचे वाइट स्कर्ट, जो कि उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर था। यह ड्रेस उसकी बहन सिरा ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। हालांकि यह सिरा के टेस्ट के अकॉर्डिंग था, इसलिए इशिका ने उसे कभी नहीं पहना, क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा फॉर्मल जीन्स टॉप में ही रहती थी। पर आज ये ड्रेस उसके बहुत काम आ सकती थी, क्योंकि श्रेया हमेशा से ही कपड़ों की शौकीन थी, और वो जो भी कपड़े लेती थी वो बेचती होता था। वह जल्दी से कपड़े पहन लेती है। इशिका पर यह ड्रेस बहुत खिल रहा था। उसके लंबे गोरे पैर दिखाई दे रहे थे। इशिका कभी भी खुद को बदलना नहीं चाहती थी, पर आज वो ना चाहते हुए भी रीता को सबक सिखाने के बारे में सोच चुकी थी। तैयार होने के बाद वो हल्का सा मेकअप करती है और अपने पैरों में ब्लैक कलर के हील्स डालकर वहां से बाहर निकल जाती है। वो डाइनिंग रूम में जाती है, जहाँ उसके डैड डिनर कर रहे थे। जब वो इशिका को आते हुए देखते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग माई प्रिंसेस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, वो भी इतनी ब्यूटीफुल बनकर? इशिका मुस्कुराते हुए उनके गालों पर किस करते हुए कहती है, ऑफिस डैड, और कहाँ?
रणविजय कहते हैं, हो कम यार और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। इशिका कहती है, नो डैड, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी। ऑफिस के दूसरे ही दिन मैं लेट नहीं होना चाहती। बाय बाय। इतना बोलकर इशिका वहां से चली जाती है। रणविजय उसे जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, ये लड़की भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। इशिका ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसने कार में म्यूजिक ऑन किया और म्यूजिक एंजॉय करते हुए लगभग 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद ऑफिस के बाहर पहुंचती है। वो कार पार्किंग एरिया में लगाकर ऑफिस के अंदर एंटर करती है। लॉबी में ही स्वरा, निखिल और रीता कॉफी पी रहे थे। जब इशिका एंटर करती है तो रीता की नज़र सबसे पहले उस पर पड़ती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे कुछ समय के लिए यकीन ही नहीं होता है कि ये खूबसूरत सी लड़की जो उसकी ओर चली आ रही थी वो इशिका है। इशिका बड़ी अदा से चलते हुए उनकी ओर आ रही थी। वो कंप्लीटली चेंज होकर एक क्यूट और इनोसेंट लड़की से हॉट और सेक्सी लड़की बन गई थी। पर एक चीज थी जिसे वो नहीं बदल सकती थी और वो थी उसके चेहरे की मासूमियत जो अब भी बरकरार थी। निखिल की नज़र जैसे ही इशिका पर पड़ती है वो सब कुछ भूलकर एकटक उसको ही देखने लगता है, जबकि स्वरा के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। इशिका की नज़र स्वरा से मिलती है तो वो उसको देखकर मुस्कुरा देती है। तभी इशिका को एहसास होता है कि स्वरा के बगल में निखिल बैठा हुआ है। इशिका का दिल अचानक से बहुत जोरों से धड़कने लगता है। वो ना चाहते हुए भी निखिल की ओर अपनी नजरें उठाती है। निखिल एक बहुत ही शांत भाव के साथ बैठा था और उसकी आंखों में एक अलग ही नशा था। उसके होंठ थोड़े से ऊपर की ओर उठे हुए थे और वो बड़े ही इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। इशिका के पैरों की चाल अचानक से एकदम से धीमी हो जाती है और उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। ऐसा क्यों था कि उसे निखिल का बिहेवियर कुछ अजीब लगता था। जब भी वो उसकी ओर देखती, निखिल को हमेशा अपनी ओर इन्हीं नजरों से देखता पाती थी। वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे उनके पास आती है और स्वरा से कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। फिर निखिल की ओर एक नज़र देखती है। उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई थी। वो धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबराय। निखिल कहता है, गुड मॉर्निंग मिस मेहरा। सर्टेनली, इट इज़ ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, कम्प्लीटली क्यूटी से हॉटी। क्या बात है, मेकओवर हाँ? स्वरा उसे टीज करते हुए कहती हैं। ऋषिका का चेहरा ब्लश करने लगता है और वो कहती है, बस ऐसे ही। स्वरा कहती है, रिलैक्स डियर, मैं बस मजाक कर रही थी। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ऋषिका मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मैम। फिर कहती है, मैम, मिस्टर ओबराय, मेरे पास कुछ और आइडियाज हैं, मैं उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्वरा बोलती है, चलो हम तुम्हारे ऑफिस में चलकर डिस्कस करते हैं। इसके बाद वो दोनों ऑफिस की ओर चली जाती हैं। निखिल और रीता भी उनके साथ में ही थे। इशिका देखती है कि रीता अब भी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, जबकि निखिल की नजरें अभी भी बार बार उसकी ओर देख रही थी। निखिल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो तो बस रीता को सबक सिखाना चाहती थी। इशिका अपने न्यू आइडियाज स्वरा और निखिल के साथ शेयर करती है, जो उन्हें पसंद भी आता है। आज का दिन काफी अच्छा जा रहा था, जब तक कि रीता चुप थी। ऋषिका के ऑफिस से बाहर आते समय ही रीता उसे टकरा जाती है। ऋषिका उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी रीता सरकास्टिकली कहती है, मैंने तुम्हारी बहन के बारे में बहुत सुना है। मुझे पता है कि वो किस तरह की एक स्लट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी अपनी बहन की टू कॉपी हो और उसी की जैसी। ऋषिका को उसकी बातों पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहती है, अपनी बकवास अभी बंद कर लो और ये मत भूलना कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो मेरी बहन है और मैं उसके खिलाफ एक भी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। रीता हंसते हुए कहती है, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या वो एक स्लट नहीं है? ऋषिका की मुट्ठियां गुस्से से कस जाती हैं। वो इस समय रीता के दो चार थप्पड़ खींचकर लगाना चाहती थी, पर उसे पता था कि रीता बस उसे प्रोवोक करना चाहती है। रीता हंसती है, फिर गुस्से से कहती है, तो तुम बताओ, क्या तुम यहाँ निखिल को अपने जाल में फंसाने के लिए इतनी तैयार होकर इतनी क्लासी बनकर आई हो, ताकि एक अमीर और हैंडसम लड़के को फंसाकर उससे शादी कर सको, उसकी वाइफ बन सको? ऋषिका गुस्से से कहती है, व्हाट द हेल, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? रीता गुस्से से कहती है, ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को,
पहले इनोसेंट और क्यूट बनने की कोशिश करती हैं और फिर मौका देखते ही बड़ा हाथ मार लेती हैं। ऋषिका कहती है, पहली बात, मुझे किसी को फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ओबराय सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड के पार्टनर हैं और कुछ नहीं। और दूसरी बात, अगर मैं चाहूँ तो लड़के मेरे पीछे खुद भागते हुए आएंगे, पर मैं तुम्हारी जैसी चीप नहीं हूँ। मुझे चीप ड्रेस कैरी करना, खुद की बॉडी को फ्लोट करना नहीं आता। और सच बोलूँ, तुम्हें यह सब करना भी नहीं चाहती। शायद अब तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच का अंतर पता चल गया होगा। रीता कहती है, आई डोंट बिलीव यू। मुझे पता है कि तुम निखिल को फंसाना चाहती हो, पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। निखिल से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर वो इशिका को घूरते हुए जाने लगती है। इशिका पीछे से कहती है, यू आर सच ए क्रेजी वूमन। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। और गुस्से से पीछे मुड़कर जाने को होती है कि निखिल से टकरा जाती है। वो उसके जस्ट पीछे खड़ा था। इशिका गुस्से से कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर बार आपको मैं ही क्यों मिलती हूँ टकराने के लिए? निखिल कुछ नहीं बोलता और उसे घूरता रहता है। ऋषिका चुप हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि निखिल उसके जस्ट पीछे खड़ा था। इसका मतलब उसने सारी बातें सुन ली हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेंस फील होता है। वो हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या आपने वो सब सुन लिया? निखिल कहता है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ऋषिका का मन हो रहा था कि वो अभी वहाँ से भाग जाए और कहीं छुप जाए, जहाँ उसे निखिल का सामना ना करना पड़े। वो सोचती है, कहीं निखिल को भी ऐसा ही ना लगता हो कि मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना मेकओवर किया है। अचानक से ऋषिका को अपने पेट में बहुत अजीब सा फील होता है और अगले ही पल वो निखिल के पैरों पर वोमिटिंग कर देती है। निखिल कहता है, व्हाट द हेल। वो गुस्से और शौक से अपने गंदे हो चुके जूतों को देखता है। ऋषिका धीरे से कहती है, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। इसके बाद फिर एक बार वह वोमिट करती है और इस बार उसका पूरा ड्रेस गंदा हो जाता है। वो अपने पीले पड़ चुके चेहरे से निखिल की ओर देखती है। उसका सिर हल्का हल्का घूम रहा था, पर इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, दो मजबूत बाहों ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। इसी का बेहोश हो चुकी निखिल घबराते हुए उसे अपनी गोद में उठाता है और जल्दी से एलिवेटर की ओर भागता है। वो सीधा उसे अपने कमरे में ले जाता है। निखिल के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ देखे जा सकते थे। वो इशिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसे आवाज लगाता है, इशिका आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? इशिका। पर इशिका अपनी आंखें नहीं खोलती है। निखिल जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और डॉक्टर को कॉल करता है। उसके बाद फिर वो एक नंबर डायल करता है। उधर से फ़ोन रिसीव होता है। निखिल कहता है, ताशा जल्दी से मेरे कमरे में आओ। ताशा को बहुत अजीब लगता है। निखिल कभी भी किसी को अपने कमरे में जाने की इजाज़त नहीं देता है। फिर आज उसने उसे रूम में आने के लिए क्यों कहा था? वो कुछ कहने को होती है, पर निखिल गुस्से से कहता है, आई सेड कम क्विकली इन माई रूम। ताशा जब उसके कमरे में आती है तो इशिका को वहां पर देखकर चौंक जाती है। निखिल इशिका को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जा रहा है। जब उसकी नज़र ताशा पर पड़ती है तो वो उसे कहता है, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? आकर मेरी मदद करो। ताशा जल्दी से उसके पास आती है। निखिल बाथरूम में ले जाकर इशिका को बार काउंटर पर सहारा देकर बैठा देता है और उसके बाद ताशा से कहता है, एक काम करो, मैं तुम्हें कपड़े ला कर देता हूँ। तुम जल्दी से इसके कपड़े चेंज कर दो और जब कपड़े चेंज कर लेना तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर वो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। कपड़े बदलने के बाद ताशा निखिल को आवाज़ लगाती है तो निखिल बाथरूम में आता है और बहुत संभाल कर ऋषिका को फिर अपनी गोद में उठाता है और फिर अपने बेड पर लाकर उसे लेटा देता है। थोड़ी देर बाद ऋषिका निखिल के बेड पर लेटी हुई थी। ताशा ने उसके कपड़े बदल दिए थे और निखिल ने उसे अपनी एक शर्ट पहनाने के लिए दी थी। इसके बाद ताशा वहां से चली गई थी। ऋषिका अभी भी बेहोश थी। निखिल का मोबाइल रिंग होता है। थोड़ी देर के लिए वो अपना फ़ोन रिसीव करके कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में ऋषिका को होश आ जाता है। वो एक भीनी भीनी सी फ्रेश खुशबू महसूस करती है। सॉफ्ट पिलो और फील करके वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहती है, मेरा पिलो कब से इतनी अच्छी खुशबू देने लगा? मैं तो यह परफ्यूम नहीं लगाती। धीरे धीरे करके वो अपनी आंखें खोलती है और कंफ्यूजन से देखती है। यह रूम उसकी नहीं थी और यह बेड जो इतनी अच्छी खुशबू दे रहा था वो भी उसका नहीं था। अभी उसे रियलाइज होता है कि ये निखिल का कमरा है जहाँ वो फंस गई थी। वो अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, ओ गॉड, मैं इस खड़ूस के रूम में फिर से कैसे आ गई? अगर उसने मुझे अपनी बेड पर सोता हुआ देख लिया तो मुझे उठाकर बाहर फेंक देगा। वो जल्दी से बेड से बाहर आती है और खुद को मिरर में देखते ही जोर से चिल्ला उठती है, ओ गॉड, मेरे कपड़े कहाँ हैं?
मैंने किसकी शर्ट पहनी हुई है। इससे पहले कि वो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचती, कमरे का दरवाज़ा खुलता है और निखिल अंदर आता है। निखिल कहता है, तुम्हें होश आ गया? क्या तुम ठीक हो? अरे तुम बेड से बाहर क्यों आई? तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत थी। इशिका निखिल की आंखों में अपने लिए चिंता साफ देख पा रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसने उसके ऊपर ही वोमिट कर दिया था। वो उसको देखकर थोड़ी एम्बेरेंस फील करते हुए कहती है, आई एम सॉरी कि मैंने आपके ऊपर वोमिट कर दिया। यूजली मेरा ऐसे कभी तबीयत खराब नहीं होता, पर पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया। आई एम सॉरी। अगर आप चाहो तो मैं आपके कपड़े वॉश कर सकती हूँ जो मैंने गंदे किए हैं। निखिल इशिका को हैरानी से देखने लगता है। इशिका नर्वस होते हुए कहती है, कुछ तो बोलिए, मुझे ऐसे घूरना बंद कीजिए। निखिल कहता है, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या बोले जा रही हो। इशिका कहती है, मैंने आपके ऊपर वोमिट कर दिया और मैं उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। इसमें ना समझने जैसी बात क्या है? निखिल कहता है, भाई तो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, क्या यह शौक की बात नहीं है? कहीं तुमने उठने के बाद अपने सिर पर कहीं चोट वोट तो नहीं लगा ली है ना? इशिका कहती है, मिस्टर ओबराय, आई एम नॉट जोकिंग। निखिल कहता है, तुम मुझे निखिल बुला सकती हो। इशिका शौक होकर कहती है, क्या? निखिल कहता है, यस। जब आसपास एम्प्लॉयज ना हो तो तुम मुझे निखिल बुला लिया करो। आई डोंट माइंड। इशिका निखिल की बातों पर फिर एक बार शौक रह जाती है। क्या निखिल मजाक कर रहा था या वो सच में सीरियस था? इशिका कहती है, नो थैंक्स मिस्टर ओबराय, मेरे लिए ठीक है। और पता नहीं कब आपका मूड स्विंग आपको हिट कर दे और आप वापस से अपने पुराने अवतार में आ जाएं। निखिल कहता है, एक्सक्यूज मी, व्हाट मूड स्विंग्स? इशिका अपनी जीभ दांतों तले दबा लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से जल्द निकल जाएगी। इशिका बात बदलते हुए कहती है, नथिंग, आई थिंक आई शुड लीव, थैंक यू फॉर द हेल्प। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, निखिल उसकी कलाई पकड़कर कहता है, हे स्टॉप, तुम नहीं जा सकती। इशिका कहती है, क्या? पर क्यों? अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया था। इतना कहकर वो एक बार फिर जाने को होती है, पर इस बार निखिल उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। इशिका उसके सीने से जा लगती है। निखिल के हाथ इशिका की कमर पर आ जाते हैं और दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से टकराती हैं। वे दोनों लंबे समय तक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। इशिका की बॉडी तो जैसे जमसी गई थी। निखिल धीरे से कहता है, यू कांट लीव। इशिका खुद को छुड़ाकर उससे दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है। निखिल की नजरें इशिका के मुलायम लंबे गोरे टांगों की ओर जाती हैं। इशिका ने इस समय उसकी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके थाइस तक थी। इशिका को निखिल की नजरें जब खुद पर फील होती हैं तो वो शर्ट को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे ये बात याद कैसे नहीं रहा कि वो इस समय की इस हालत में थी। तभी इशिका के दिमाग में कुछ क्विक करता है और उसे याद आता है, उसने निखिल के ऊपर वोमिट कर दिया था। इसके बाद का उसे कुछ याद नहीं। वह निखिल के रूम में कैसे आई और ये शर्ट, उसने यह शर्ट कैसे पहन लिया? उसके चेहरे पर डर और शर्म दोनों था। वो हिचकिचाते हुए उससे पूछी, मिस्टर ओबराय, मैं यहाँ कैसे आई और मैंने यह शर्ट कब पहनी? निखिल कहता है, तुम बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ लाया था और करता भी क्या? तुम्हें वहाँ छोड़ भी तो नहीं सकता था। हालांकि मेरा बहुत मन कर रहा था कि तुम्हें वहीं जमीन पर पटक दूँ। निखिल उसको चिढ़ाता है। इशिका गुस्से से उसको घूरती है। निखिल स्माइल करते हुए कहता है, तुमने अपनी ड्रेस गंदी कर ली थी तो? इशिका की आंखें अब डर से बड़ी हो जाती हैं। वो निखिल की बात पूरी होने से पहले ही भड़कते हुए कहती है, तो आपने सोचा कि आप मेरा फायदा उठा सकते हो? हाउ डियर। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, निखिल गुस्से से उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर देता है और कहता है, शट अप, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं किए। मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए अपने दिमाग से ये गंदगी बाहर निकालो। तुम्हारे कपड़े तासा ने चेंज किए थे और हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, तो मैंने उसे अपनी शर्ट दे दी तुम्हें पहनाने के लिए, और तुम्हारे कपड़े अभी ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए गए हैं। थोड़ी देर में तुम्हें वापस मिल जाएंगे। इशिका को अब अपने बिहेवियर पर बहुत शर्म आ रही थी। वो धीरे से अपनी नज़र चुराते हुए कहती है, मैं क्यों हमेशा उनके सामने मैं खुद को शर्मिंदा कर लेती हूँ। वो हिचकिचाते हुए कहती है, आई एम सॉरी और थैंक यू कि आपने मेरी हेल्प की। निखिल अपनी भौहें ऊपर करता है। इशिका फिर कहती है, थैंक यू। निखिल कहता है, इट्स ओके, वैसे डॉक्टर रास्ते में है,
तुम यहाँ रेस्ट कर सकती हो जब तक कि वो नहीं आ जाते हैं। इशिका फिर चौंकते हुए कहती है, क्या आपने डॉक्टर को कॉल किया है? निखिल चिढ़ते हुए कहता है, तो क्या मुझे इंजीनियर को कॉल करना चाहिए था? निखिल की घूरती हुई आंखें इशिका को बेचैन करने के लिए काफी थीं। उसकी बेचैनी देखकर निखिल थोड़ा नरम पड़ते हुए कहता है, तुम बीमार थी, तुम्हें जरूरत थी तो मैंने कॉल कर दिया। आई थिंक तुम्हें एक बार चेक करा लेना चाहिए। उसकी बातों में इशिका के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इशिका ने कभी नहीं सोचा था कि यह खड़ूस कभी किसी की फिक्र भी कर सकता है। वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा लूंगी। निखिल कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस डॉक्टर को बहुत सालों से जानता हूँ। वो पेशेंट की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं। इशिका कहती है, थैंक यू, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी। मुझे अब अच्छा लग रहा है। निखिल उसकी बातों से कन्विंस नहीं था, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर वो उसे किस अधिकार से रोकता। वो धीरे से कहता है, ओके, मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ऋषिका कहती है, मुझे आपके ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। और आज तो मैं अपनी कार अपने साथ लाई हूँ। ऋषिका कभी भी निखिल की बात नहीं मानती थी और हमेशा उससे बहस करती थी, और आज भी वह यही कह रही थी। उसे ऋषिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा क्यों था कि यह लड़की उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। वो गुस्से से कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? तुम अभी थोड़ी देर पहले बेहोश हो गई थी। तुम बीमार हो, फिर भी तुम अकेले जाना चाहती हो। क्या होगा अगर फिर से तुम बेहोश हो गई? मुझे तुम्हारी अब कोई बकवास नहीं सुननी। डू यू गेट दैट? टेक द ब्लडी ड्राइवर, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। निखिल इतने गुस्से में था कि शिखा डर गई थी, पर वो हैरान भी थी, क्योंकि वो उसकी आंखों में अपने लिए कुछ और ही देख रही थी। एक परवाह, क्या सच में उसे उसकी इतनी फिक्र थी? ऐसी फिक्र तो सिर्फ उसके डैड उसको लेकर करते थे। इसी का आज पहली बार उसे एक अलग नज़र से देख पा रही थी। निखिल खुद को शांत करता है और फिर अपना चेहरा दूसरी ओर फेरते हुए कहता है, नीचे ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और नो डिस्कशन, जस्ट गो विद द ड्राइवर। 1 घंटे बाद इशिका अपने घर में एंटर करती है और देखती है कि उसकी बहन अपने दोस्तों के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी। वे सभी तेज तेज बातें कर रही थी और हंस रही थी, जिनमें उसकी बहन भी शामिल थी। वो उन सबको इग्नोर करके अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, पर मन अभी पूरी तरीके से निखिल के ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसका एटीट्यूड, गुस्सा, एरोगेंसी, उसका हैंडसम फेस, नीली आंखें, पतले होंठ, और उन नीली आंखों में अपने लिए ढेर सारी परवाह। इशिका की आंखों के सामने बार बार यही सब घूम रहा था। इशिका इरिटेट होते हुए कहती है, ओ गॉड, आखिर मैं उनके बारे में सोच ही क्यों रही हूँ? इशिका आज पूरा दिन बेड पर लेटी रही और यही सब सोचती रही। तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल पिक करती है। उधर से स्वरा की आवाज़ आती है, इशिका, निखिल ने बताया कि तुम बीमार थी, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? इशिका कहती है, अब मैं ठीक हूँ मैम। स्वरा कहती है, अच्छी बात है, वैसे मैं तुम्हारे आइडियाज़ के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। कैसा हो अगर हम कॉफ़ी पर मिलें और चीज़ें डिस्कस कर लें? इशिका ओके कहकर उन्हें राहुल की कॉफ़ी हाउस का एड्रेस सेंड कर देती है और तैयार होकर कॉफ़ी हाउस के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो शोर बढ़ जाती है, जहां स्वरा एक टेबल पर बैठी हुई थी। स्वरा इशिका को देखती है और कहती है, हाय डियर, कैसी हो तुम? इशिका कहती है, मैं ठीक हूँ, पर आप मुझे कुछ स्ट्रेस लग रही हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? स्वरा कहती है, हाँ, मुझे लॉबी के लिए फर्नीचर ऑर्डर करने हैं। निखिल को तुम्हारा नया आइडिया पसंद आया, तो मुझे तुम्हारी भी राय जाननी है। इशिका के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था कि निखिल को उसका आइडिया अच्छा लगा था। वह कुछ और सुन ही नहीं पाई सिवाय इसके कि निखिल को उसका आइडिया पसंद आया था। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, क्या सच में उन्हें मेरा आइडिया पसंद आया? स्वरा कहती है, यस, ही रियली लाइक इट, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं कि ये तुम्हारा आइडिया था। इसी का एक राहत की सांस लेती है और कहती है, इसीलिए उन्हें पसंद आया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यह मेरा आइडिया है। स्वरा उसकी ओर कंफ्यूजन से देखती है तो इशिका कहती है, कुछ नहीं। फिर वह दोनों अपना डिस्कशन शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बाद स्वरा और इशिका ने अपनी सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लिया था। स्वरा कहती है, थैंक्स बेब कि तुम यहाँ आ गई, लेकिन अब मुझे जाना होगा, इससे पहले कि मेरे हस्बैंड
मुझे हर सेकंड कॉल कर करके परेशान कर दें। ऋषिका कहती है ऐसा लगता है वो बहुत केयरिंग पर्सन है। स्वरा कहती है हाँ, वो बहुत केयरिंग है, तभी तो हम पिछले 20 सालों से एक साथ हैं। वैसे तुम्हें याद है ना कि तुम्हें कल अपना आइडिया सबके सामने प्रेजेंट करना है। सिर्फ मेरा और निखिल का अप्रूवल काफ़ी नहीं है। ऋषिका कहती है जी मैम, मैं अपना बेस्ट दूंगी। क्योंकि आपने इसे अप्रूव कर दिया। स्वरा कहती है क्योंकि मुझे वो सच में पसंद आया। तुम्हारे डैड ने ठीक कहा था कि तुम डेकोरेटिंग को लेकर बहुत पैशनेट हो। यू आर ए वेरी टैलेंटेड गर्ल। ऋषिका स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैम। स्वरा उसकी स्माइल देखती है और एक पल के लिए वो भी उसकी क्यूट स्माइल देखती ही रह जाती है और फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। यू आर सो क्यूट। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ऋषिका उन्हें जाते हुए देखती ही रह जाती है और फिर एक पप्पी फेस बनाकर कहती है फिर से क्यूट। स्मार्ट भी तो बोल सकती थी ना। फिर एक बार वो स्माइल करने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, आप बोल सकती हैं। आप मेरी रोल मॉडल हैं, आपके लिए कुछ भी। स्वरा चली जाती है तभी वहाँ राहुल आ जाता है और कहता है हाय क्यूटी, व्हाट्स अप। ऋषिका उसको गुस्से से देखती है और कहती है मुझे क्यूटी बोलना बंद करो। तुम्हें पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और देखो मैंने तो ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया। राहुल हंसते हुए कहता है बड़ी हो गई हो तो क्या हुआ, बड़े लोग क्यूट नहीं हो सकते क्या। रिलैक्स, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम छोटी हो। मैंने मान लिया कि तुम बड़ी हो, अब खुश हो जाओ। ऋषिका मुस्कुरा देती है पर फिर सैड हो जाती है। राहुल कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। ऋषिका कहती है आई फील सो बैड। मैं आज निखिल सर के साथ कुछ ज़्यादा ही रूड थी। राहुल कहता है निखिल, कौन निखिल। ऋषिका कहती है साहिल का बड़ा भाई और डैड का बिजनेस पार्टनर। राहुल कहता है वो, मुझे नहीं पता था कि उसका कोई भाई भी है। उसने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया ही नहीं। ऋषिका कहती है आई थिंक साहिल अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं है। राहुल कहता है तो क्या इस निखिल ने भी तुम्हें परेशान किया। ऋषिका कहती है नहीं यार, वो एक पहेली की तरह लगता है। राहुल कहता है क्या वो यंग है। ऋषिका खोए हुए ही कहती है यस, वो बहुत हैंडसम है और यंग भी है। साहिल से थोड़ा बड़ा है पर उसकी पर्सनालिटी साहिल से कई गुना अच्छी है। तभी ऋषिका को ध्यान आता है कि वो क्या क्या बोले जा रही है। वो अपने आप को डांटती है। ऋषिका बार बार ये सोचना बंद कर कि वो कितना हैंडसम है। वैसे भी वह साहिल का भाई है जिसके साथ में। राहुल अपना हाथ ऋषिका के चेहरे के सामने हिलाते हुए कहता है हे इसी। ऋषिका ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है हाँ हाँ, कुछ कहा तुमने। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है तुम ठीक हो, ऐसा लगता है कि तुम उसके चार्म से बच नहीं पाई। ऋषिका कहती है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे घर जाना है। राहुल घूर कर ऋषिका को देखता है पर ऋषिका बिना उसे किसी भी सवाल का मौका दिए काफी शौक से बाहर निकल जाती है। ऋषिका का बेडरूम। ऋषिका इस समय अपने बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। वह निखिल के ख्यालों को अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों था उसे नहीं पता था, पर कुछ तो था उन गहरी नीली आंखों में जो उसे बेचैन कर देता था। उसे हर वो पल याद आ रहा था जब निखिल और उसकी बहस होती थी और हर बार उसे कहीं ना कहीं ये फील होता था कि निखिल को उसकी फिक्र है। पर क्या वो सही सोच रही थी? क्या निखिल सच में उसकी परवाह करता था या यह उसका भ्रम था? वह ख्यालों में ही खोई थी कि तभी उसके फ़ोन का रिंग बजता है और वो बिना देखे ही फ़ोन उठाकर हेलो बोलती है। उधर से साहिल की आवाज़ आती है हे बेब, हाउ आर यू। ऋषिका कहती है फाइन, तुम बताओ, हाउ वाज योर डे। साहिल कहता है इट्स फैंटास्टिक, आज हमारी फ़ोटो शूट हुई, मेरी और मोना की। ऋषिका कहती है मोना कौन। साहिल कहता है मेरी को एक्टर, हमें बहुत मज़ा आया। आई लव एवरीथिंग अबाउट हर। ऋषिका को उसकी बातों पर बहुत चिढ़ होती है और वह कहती है तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आती ना। साहिल का कोई जवाब नहीं आता है। ऋषिका उसके जवाब का वेट कर रही थी पर फ़ोन कट चुका था। ऋषिका खुद से कहती है अब तो तुमसे बात करने का भी मन नहीं करता। तुम्हारे बारे में फील करना तो बहुत दूर की बात है। अगली सुबह ऋषिका रेडी होकर रिजॉर्ट पहुंचती है। आज उसके प्रेजेंटेशन का दिन था। उसने पूरी तैयारी कर ली थी। जब वह लॉबी में आती है तो स्वरा से मिलती है। स्वरा कहती है हे बेबी, क्या तुमने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है।
मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें थोड़ा जल्दीबाजी में ये काम दे दिया। हालांकि इसे मैं प्रेजेंट करने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि ये तुम्हारा आइडिया है, तो तुम्हारा प्रेजेंट करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इशिका कहती है, यस मैम, जस्ट रिलैक्स, प्रेजेंटेशन तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। पर क्या आप इसे प्रेजेंट करने से पहले एक बार चेक कर लेंगी? अगर कोई गड़बड़ हुई तो? ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहती। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और वो उसके हाथ से फाइल लेकर एक नज़र उस पर डालती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। इशिका कहती है, थैंक यू मैम। स्वरा मीटिंग रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद इशिका भी। जब वो मीटिंग रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पहले से ही उसके डैड, निखिल, रीता, स्वरा और बाकी के बोर्ड मेंबर्स उपस्थित हैं। इशिका कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने ये प्रेजेंटेशन वीआईपी रूम के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। इशिका वीआईपी रूम की थीम्स को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वह हर एक रूम यूनिक चाहती थी और साथ ही साथ एक दूसरे से सिमिलर भी। जब वो अपने प्रेजेंटेशन खत्म कर लेती है तो फिर कहती है, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? रीता कहती है, तुमने कहा कि तुम मार्बल की जगह पर वुड फ्लोरिंग यूज़ करना चाहती हो, पर वुड फ्लोरिंग रूम के इंटीरियर डेकोरेटर के अकॉर्डिंग सूट नहीं करेगा और बाकी के होटल के रूम पर पहले से ही मार्बल का इस्तेमाल होना तय हो चुका है। आई डोंट थिंक ये सही आइडिया है। इशिका कहती है, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड परफेक्ट। वुड फ्लोरिंग रूम्स को एक अच्छा लुक देगा। रीता कहती है, आई डोंट थिंक सो। तभी निखिल कुछ कहता है और सभी लोग चुप हो जाते हैं। आई थिंक मिस मेहरा का आइडिया अच्छा है। वीआईपी फ्लोर के लिए वुड फ्लोरिंग इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बाकी के फ्लोर्स के लिए मार्बल ठीक रहेगा। बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स भी निखिल से एग्री करते हैं। इसी का एक राहत की सांस लेती है। उसका पहला प्रेजेंटेशन था और वो सफल रहा। उसके आइडियाज सबको पसंद आए थे, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि निखिल ने उसका साथ दिया और रीता का मुंह बंद करवा दिया। बोर्ड मेंबर्स मीटिंग रूम से बाहर निकल जाते हैं और ऋषिका अपने लैपटॉप उठाने लगती है। तभी उसके कानों में निखिल की आवाज़ पड़ती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे आइडियाज़ दोगी। ऋषिका एक नज़र उसको देखती है और फिर कहती है, मिस्टर ओबराय, क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट था या फिर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? निखिल शैतानियत से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक इंटेलिजेंट गर्ल हो। आई थिंक तुम्हें खुद ही गैस कर लेना चाहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों के बीच थोड़ी देर खामोशी छा जाती है। निखिल कहता है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ऋषिका कहती है, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। निखिल फिर पूछता है, डॉक्टर ने क्या कहा? ऋषिका कंफ्यूज लुक देते हुए कहती है, कौन डॉक्टर? निखिल उसको घूरता है और कहता है, क्या तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? ऋषिका मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, नहीं, मैं क्यों जाऊंगी डॉक्टर के पास? निखिल कहता है, ओ गॉड, तुम सच में एक नंबर की स्टूपिड हो। तुम्हारी कल तबीयत खराब हो गई थी, तुमने वोमिट किया, तुम बेहोश हो गई थी। मुझे लगता है कि इतना रीजन काफ़ी है एक डॉक्टर के पास जाने के लिए। ऋषिका अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, मिस्टर ओबराय, क्या आपको मेरी चिंता हो रही है? निखिल थोड़ा हचकचा जाता है और कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि तुम अपना वायरस मेरे वर्कर्स में ना फैला दो। अगर वे बीमार पड़ गए तो? ऋषिका कहती है, हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि अचानक से एक ही रात में शैतान के अंदर इंसानियत कैसे जाग गई। निखिल गुस्से से उसको घूरता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? ऋषिका कहती है, नहीं, मैंने तो वही बोला जो सच है। क्या आप एक रूठ खड़ूस शैतान नहीं है? निखिल मनी मन कहता है, दिन पर दिन इसकी हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है। बेवकूफ लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, आई थिंक तुम्हें एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। ऋषिका कहती है, हाँ, मैं दिखा लूंगी। निखिल कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी रीता वहां आ जाती है और निखिल से कहती है, निखिल, मिस्टर कुकरेजा आ गए हैं। वो तुम्हारा ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। निखिल एक नज़र ऋषिका को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। ऋषिका अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही थी। स्वरा चाहती थी कि वो एक दिन में कम से कम 10 रूम का सैंपल तैयार करे और वो उसे डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं करना चाहती थी।
तभी स्वरा उसके पास आती है और कहती है, इशिका, तुम बहुत घंटे से काम कर रही हो और अब तो लंच का टाइम भी हो गया है। मैं बाहर जा रही थी लंच के लिए, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? इशिका मुस्कुराते हुए कहती है, श्योर मैम, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। स्वरा कहती है, ओके, तो मैं बाहर इंतजार करती हूँ। इशिका जिस फाइल पर काम कर रही थी उसे सेव करती है और अपना लैपटॉप शट डाउन कर देती है। जब वो अपने केबिन से बाहर आती है तो देखती है कि स्वरा के साथ निखिल और रीता भी खड़े हैं। स्वरा कहती है, निखिल और रीता भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आई होप यू डोंट माइंड। इशिका कहती है, एक्चुअली मैं यहाँ आपको ये बताने आई थी कि मैं एक बहुत ज़रूरी ईमेल का इंतज़ार कर रही हूँ। स्वरा कहती है, तो तुम हमारे साथ नहीं आ रही? इशिका कहती है, अनफॉर्चुनेटली मुझे रुकना होगा। वो तीनों चले जाते हैं और इशिका अपना लंच ऑर्डर कर लेती है और पूल के पास लगे टेबल पर बैठकर अपना लंच करने लगती है कि तभी एक आदमी ऑफिस के अंदर एंटर करता है। उस आदमी की नज़र इशिका पर पड़ती है। वह उसके पास आकर कहता है, क्या तुम जानती हो कि निखिल कहाँ है? इशिका आदमी को पहचानती थी। यह निखिल के डैड बलराज ओबराय थे। इशिका कहने वाली थी कि निखिल लंच के लिए बाहर गया है कि तभी अचानक से निखिल वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ डैड। फिर निखिल इशिका की ओर देखते हुए कहता है, इशिका, तुम अपना लंच कर सकती हो। ये पहली बार था जब निखिल ने उसे इशिका कहा था। नहीं तो या तो वह उसे मिस मेहरा कहता था या फिर मिस इशिका कहता था। बलराज ओबराय कहते हैं, ओह, तो तुम इशिका हो। इशिका मुस्कुराते हुए कहती है, जी अंकल, मैं इशिका मेहरा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर बलराज भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी निखिल कहता है, डैड, मेरे ऑफिस में चलकर बात करें। मिस्टर बलराज एक बार इशिका की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और फिर निखिल के पीछे उसके ऑफिस की ओर चले जाते हैं। इशिका वहां से जाने को होती है पर तभी उसकी नज़र नीचे गिरे एक पेपर पर पड़ती है। वो उसे उठाकर देखती है तो ये एक मिस्टर ओबराय के नाम से टिकट था। इशिका डिसाइड करती है कि वो ये टिकट निखिल के ऑफिस में ले जाकर उसे दे देगी। इतना सोचकर वह उसके ऑफिस की ओर चली जाती है। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। जब वो वहां पहुंचती है तो उसके कानों में साहिल की आवाज़ आती है। टीका सोचती है कि ऐसे उनकी पर्सनल बातों को सुनना ठीक नहीं है। वो बाद में ये टिकट उन्हें दे देगी। फिर वो वापस से अपने केबिन में आ जाती है। केबिन में आकर वो अपने काम में लग जाती है और टिकट के बारे में पूरी तरह से भूल जाती है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और निखिल अंदर आता है। इशिका उसको सवालिया नज़रों से देखने लगती है तो निखिल कहता है, क्या तुम मेरे ऑफिस के बाहर आई थी? इशिका की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं और अपने रिएक्शन को जल्दी ही छुपाते हुए कहती है, जी, एक्चुअली आपके डैड ने कोई टिकट नीचे गिरा दिया था। मैं उसे ही वापस करने आई थी। फिर मैंने सुना कि आप लोग साहिल के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे आप लोगों को इंटरप्ट करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं वापस चली आई। सोचा कि बाद में दे दूंगी। इशिका टेबल पर से वो टिकट उठाकर निखिल को हैंड ओवर कर देती है पर निखिल टिकट को अपने हाथ में लेते ही फाड़ देता है। इशिका का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। निखिल कहता है, उन्हें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इशिका कहती है, क्या वो साहिल से मिलने जाने वाले हैं? निखिल कहता है, यस, तुमने हम दोनों को बातें करते हुए सुना था। इशिका शक पकाते हुए कहती है, जी मिस, मैंने नहीं सुना था। मतलब मेरा कोई इंटेंस नहीं था सुनने का। वो तो बाय चांस मेरे कानों में पड़ गया। मुझे समझ आ गया कि कुछ पर्सनल बातें हो रही हैं, इसलिए मैं वहां से चली गई थी। निखिल इशिका को घूरता है और वहां से चला जाता है।